गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम वसा या लिपिड्स पोषक तत्व पर चर्चा करेंगे। वसा एक कार्बनिक यौगिक है। यह ग्लिसरीन तथा वसीय अम्लों का मिश्रण होता है। इसमें कार्बोज की तरह ही मुख्य रूप से 3 तत्व कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उपस्थित होते हैं, परंतु कार्बोज की अपेक्षा इनकी रचना और अनुपात में भिन्नता होती है। वसा में ऑक्सीजन की मात्रा कार्बन तथा हाइड्रोजन की तुलना में काफ़ी कम होती है, इसलिए वसा ऊर्जा का कंसंट्रेटेड स्वरूप होता है। वसा को अगर हम छूते हैं तो हमें चिकनाई का अनुभव होता है। वसा जो है वह जल में नहीं घुलनशील होती है, परंतु ये कार्बनिक गोलकों जैसे बेंजीन, ईथर, पेट्रोलियम, क्लोरोफॉर्म आदि में घुलनशील होती है। 1 ग्राम वसा शरीर में प्रज्वलित होकर 9 कैलोरी ऊर्जा देती है। 1 ग्राम वसा कार्बोज और प्रोटीन की अपेक्षा 2 गुना से भी अधिक ऊर्जा हमें प्रदान करती है। वसा या तेल में मुख्य अंतर यह होता है कि वसा 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर ठोस रहती है, जबकि तेल इसी तापक्रम पर द्रव रूप में रहता है। तेल में असंतृप्त वसा होती है और वसा में संतृप्त वसा होती है। ठीक है, ये हो गया बच्चों कि वसा आखिर है क्या। अब हम आते हैं वसा के संगठन पर। वसा का रासायनिक संगठन देखते हैं तो वसा का रासायनिक नाम क्या है? ट्राइग्लिसराइड्स है। पाचन क्रिया के बाद वसा टूटकर 1 अणु ग्लिसरॉल और 3 अणु वसीय अम्ल देता है। मतलब जब वसा का पाचन होता है तो ये क्या बनाता है? 1 अणु ग्लिसरॉल और 3 अणु वसीय अम्ल। अब ग्लिसरॉल एक प्रकार का एल्कोहल होता है। इसमें 3 कार्बन के अणु होते हैं और वसीय अम्ल जो होता है वह कार्बन की श्रृंखला होती है और ये कार्बन की श्रृंखला 4 से लेकर 22 तक हो सकती है। वसीय अम्लों में अंतर भी होता है। इसका मुख्य कारण कार्बन के साथ हाइड्रोजन अणुओं की जुड़ने की स्थिति में अंतर होने से वसीय अम्लों के स्वरूप, गुण, स्वाद, सुगंध और रचना में अंतर होता है। अब वसीय अम्ल कितने प्रकार की होती है? वसीय अम्ल 2 प्रकार की होती है। पहली होती है संतृप्त वसीय अम्ल, दूसरी होती है असंतृप्त वसीय अम्ल। संतृप्त वसीय अम्ल क्या है? इस प्रकार की वसीय अम्ल में कार्बन के सभी बॉन्ड संतृप्त होते हैं तथा प्रत्येक कार्बन के परमाणु से हाइड्रोजन के 2 परमाणु जुड़े होते हैं। संतृप्त वसीय अम्ल में प्रारंभ में कार्बन के अणु से मिथाइल ग्रुप जुड़ा होता है और आखिरी कार्बन के परमाणु से कार्बोक्सिल ग्रुप जुड़ा होता है। अब संतृप्त वसा भी कई प्रकार की होती है जो कि हमारे भोजन में पोषण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उनका नाम है ब्यूटारिक एसिड। ये जो होती है मक्खन में पाई जाती है। फिर है कैप्रिक एसिड, ये मक्खन तथा नारियल के तेलों में पाई जाती है। फिर है पॉमेटिक एसिड, ये वनस्पति तेलों में मुख्य रूप से पाई जाती है। स्टेयरिक एसिड, ये प्राणिज जगत एवं वनस्पति तेलों में पाई जाती है। आ गया बेटा संतृप्त वसीय अम्ल क्या है? संतृप्त, फिर से मैं बताऊं, संतृप्त वसीय अम्ल वह अम्ल होती है जिसमें कार्बन के सभी बॉन्ड संतृप्त होते हैं और कार्बन के परमाणु से हाइड्रोजन के 2 परमाणु जुड़े होते हैं। और असंतृप्त वसीय अम्ल क्या होती है? इन वसीय अम्लों में
कार्बन तथा हाइड्रोजन के अणुओं की संख्या में क्या होती है? असमानता होती है। हाइड्रोजन के अणुओं की संख्या कार्बन की अपेक्षा क्या होती है? कम होती है। अतः हाइड्रोजन के परमाणु कार्बन के परमाणुओं से डबल बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। असंतृप्त वसीय अम्ल भी दो प्रकार की होती है, मोनो असंतृप्त वसीय अम्ल और दूसरी होती है पॉली असंतृप्त वसीय अम्ल। मोनो असंतृप्त वसीय अम्ल में कार्बन की तुलना में 2 हाइड्रोजन अणु कम होते हैं और यह है ओलिक अम्ल, पोमिटोलिक अम्ल। और दूसरी पॉली असंतृप्त वसीय अम्ल, इसमें क्या होता है? वसीय अम्लों में कार्बन के अणुओं की तुलना में 2 या 2 से भी अधिक हाइड्रोजन अणुओं की क्या होती है? कमी होती है। इनके नाम है जैसे लिनोलिक एसिड, आर्गाडोनिक एसिड और है लिनोलोनिक एसिड। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब हम आवश्यक वसीय अम्ल क्या होती है इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। शरीर की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक वसीय अम्लों की आवश्यकता होती है। आवश्यक वसीय अम्लों का निर्माण क्या होता है? हमारे शरीर में नहीं होता, अतः हमें इन्हें भोजन के द्वारा लेना जरूरी होता है और इनके नाम है लिनोलिक, लिनोलेनिक और एराकिडोनिक वसीय अम्ल जो है आवश्यक वसीय अम्लों की श्रेणी में आते हैं। अब ये हो गया बच्चों वसा का रासायनिक संगठन। ठीक है, अब हम आते हैं वसा या लिपिड्स के वर्गीकरण पर। लिपिड्स का वर्गीकरण भोजन में उसकी पौष्टिकता के आधार पर किया जाता है। इसके आधार पर इसे 3 भागों में बांटा है। सरल लिपिड्स, यौगिक लिपिड्स है, संयुक्त लिपिड्स और तीसरा है डिराइव लिपिड्स या व्युत्पादित उद्भूत लिपिड्स या स्टेरॉइड तथा स्टेरॉइड्स। सबसे पहले अपन आते हैं सरल लिपिड्स पर। सरल लिपिड्स ग्लिसरॉल वसीय अम्लों के आपस में मिलने पर जो एस्टर बनता है उसे हम सरल या साधारण लिपिड कहते हैं। इन्हें ट्राइग्लिसराइड्स भी कहते हैं। इसके निर्माण के लिए ग्लिसरॉल का 1 अणु और वसीय अम्ल के 3 अणु होते हैं, भाग लेते या होते हैं। वसा या तेल क्या है? साधारण या सरल लिपिड्स है। अब सरल लिपिड्स में 2 प्रकार हैं। पहला है वसा या तेल, दूसरा होता है मोम। वसा या तेल क्या होता है? वसा जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर जो संघनित होकर ठोस बन जाते हैं उसे वसा कहते हैं और 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो ठोस नहीं रहते हैं बल्कि द्रव अवस्था में रहते हैं उन्हें तेल कहते हैं। वसा एवं तेल का निर्माण भी ग्लिसरॉल और वसीय अम्लों के मिलने से होता है। दूसरा है मोम। वसीय अम्ल तथा मोनोहाइड्रिक एवं डाइहाइड्रिक अल्कोहल से बनने इस एस्टर को हम मोम कहते हैं। इसका अणुभार वसा और तेल से क्या होता है? अधिक होता है। ये हो गया सरल लिपिड्स। अब आते हैं हम यौगिक लिपिड या संयुक्त लिपिड पर। जब वसीय अम्लों एवं ग्लिसरॉल के साथ कुछ अन्य कार्बनिक यौगिक या अवसीय पदार्थ मिले होते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? यौगिक लिपिड कहते हैं। ठीक है, यौगिक लिपिड जो है वह 4 प्रकार के होते हैं या संयुक्त लिपिड्स को हम 4 भागों में विभक्त कर सकते हैं। सल्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स, फास्फोलिपिड्स और लाइपोलिपिड्स। सल्फोलिपिड्स क्या होता है कि इसमें वसा और
अवसीय पदार्थ तथा सल्फ्यूरिक एसिड के मिलने से सल्फोलिपिड्स बनता है। ग्लाइकोलिपिड्स क्या होता है? वसीय अम्ल, ग्लिसरॉल और कार्बोज के मिलने से ग्लाइकोलिपिड्स बनते हैं। फास्फोलिपिड्स क्या होते हैं? वसीय अम्ल, ग्लिसरॉल और फास्फोरिक एसिड तथा नाइट्रोजन युक्त क्षार, इनके मिलने से क्या बनता है? फास्फोलिपिड्स बनता है। लाइपोलिपिड्स कैसे बनता है? वसा और प्रोटीन के मिलने से लाइपोलिपिड्स बनता है। और बच्चों इसमें क्या था, जो वसा और वसीय अम्ल के अतिरिक्त जो पदार्थ था वह अवसीय पदार्थ था। जैसे सल्फोलिपिड्स में सल्फ्यूरिक एसिड जो था वह अवसीय पदार्थ था। इसी तरह ग्लाइकोलिपिड्स में कार्बोज जो था वह क्या था? अवसीय पदार्थ था। लाइपोलिपिड्स में क्या था? लाइपोप्रोटीन्स में क्या था? प्रोटीन्स जो था वह अवसीय पदार्थ था। इस तरह से ये चारों जो है वह संयुक्त लिपिड्स हैं। अब आते हैं हम व्युत्पन्न या डिराइव लिपिड्स या उसके अतिरिक्त स्टेरॉइड्स पर। सबसे पहले हम डिराइव लिपिड्स की बात करते हैं। डिराइव लिपिड्स सरल तथा संयुक्त लिपिड्स का जब जल अपघटन करते हैं तो जो नया पदार्थ बनता है उसे हम डिराइव लिपिड्स कहते हैं। इसमें वसीय अम्ल, स्टेरॉइड्स, हार्मोन्स, वसा में घुलनशील विटामिन आदि इससे उत्पन्न होते हैं। अब नेक्स्ट जो अपन स्टेरॉइड की बात कर रहे हैं या स्टेरॉइड्स की बात कर रहे हैं वो है कि स्टेरॉल क्या होता है? रासायनिक रूप से ये क्या होता है? वसा से संबंधित नहीं होते हैं, परंतु इसमें भी वसीय अम्ल और अल्कोहल क्या होता है? उपस्थित होता है। ये भी कार्बनिक यौगिक होते हैं और प्रकृति में ये स्वतंत्र रूप में नहीं होते हैं, प्रकृति में स्वतंत्र रूप में विद्यमान होते हैं और वसीय अम्लों के साथ कोलेस्ट्रॉल और अर्गोस्टेरॉल के स्टर बनाते हैं। स्टेरॉल के अंतर्गत 2 स्टेरॉइड्स आते हैं। पोषण की दृष्टि से ये अति महत्वपूर्ण होते हैं। कोलेस्ट्रॉल और अर्गोस्टेरॉल दोनों स्टेरॉल जो है विटामिन डी के निर्माण में सहायक होते हैं। प्राणिज स्टेरॉल जो है वो है कोलेस्ट्रॉल और वनस्पति स्टेरॉल जो है अर्गोस्टेरॉल, और मोल्ड और ईस्ट में जो स्टेरॉल होता है उसे भी अर्गोस्टेरॉल कहते हैं। कोलेस्ट्रॉल की अब चर्चा करते हैं। कोलेस्ट्रॉल प्राणी जगत से प्राप्त स्टेरॉल है। ये मनुष्य, जानवरों, रक्त, यकृत, अधिग्रंथि आदि में पाया जाता है। और दूसरा जो है अर्गोस्टेरॉल, ये वसा तथा खमीर में सबसे अधिक पाया जाता है। इसके अतिरिक्त हमारे शरीर में त्वचा के नीचे रहता है और सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हमारे शरीर में विटामिन डी में परिवर्तित हो जाता है। तो हमने आज चर्चा किया कि वसा क्या है, वसा का रासायनिक संगठन क्या है और वसा का वर्गीकरण। ठीक है, आया बच्चों समझ में? आया है तो धन्यवाद बेटा।